आज जो मैं तुम्हें नेशनल इनकम के बारे में सिखाने जा रहा हूं वो पहला मेथड है और कहलाता है वो इनकम मेथड। अगर मैंने तुम्हें हर एक डिटेल बता दिया उसके बारे में तो तुम भी कभी गलती नहीं करोगे नेशनल इनकम के क्वेश्चन में। अधिकतर गलतियां होती यहां पे है, हमें कंसेप्ट ही नहीं पता क्या लगाने, हमें पता ही नहीं है लिखना क्या है। और बाबा जी उसी का समाधान लेके आपके सामने आ गए हैं और हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। देखो भैया, लास्ट कंसेप्ट बिल्डिंग के वीडियो में मैं तुम्हें सिखा चुका था कि एक होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुका था। और मैंने एक और चीज बहुत अच्छी तुम्हें हिंट कर दी थी कि किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है। तो चलो पहले बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। एक जो बिजनेस है जो मार्केट से पैसा कमा रहा है, और दूसरा वहां पे कोई काम करने वाला वर्कर है या जिसने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, उसकी बात कर लेते हैं। पूरा फॉर्मूला समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भैया एक चीज बता दी तो दूसरी चीज गायब है, क्योंकि इसके अंदर हर एक चीज तुम्हें पता होना जरूरी है। तो अगर हम बात करें हमारी प्रॉपर्टी की या लैंड की, जो भी हमारे पास बिजनेस के लिए जमीन है, दो तरीके से एक बिजनेस उसके पेमेंट करता है। या तो बिजनेस पे करेगा रेंट या फिर बिजनेस पे करेगा रॉयल्टी। इसको अगर याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊं तो याद रखा जाता है धरती के ऊपर धरती के नीचे से। यानी अगर आप कोई धरती से मिनरल वगैरह एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हो तो आपको उसके लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। जैसे कोल माइन वगैरह हो गई या कोई नेचुरल मिनरल ऑयल्स वगैरह निकाल लिए तो वो अपना रॉयल्टी आपको उस पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करके रखा है और मे बी वो वेयर हाउस होगा, फैक्ट्री होगा, ऑफिस होगा, तो आपको उसके लिए रेंट पे करना पड़ता है। खुद की जमीन है तो भी भैया इम्प्लाइड तो है। इम्प्लाइड मतलब आप दे नहीं रहे हो, इम्प्लिसिट कॉस्ट बेसिकली मैं बात कर रहा हूं। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच यू डोंट हैव टू पे, बट दैट डजंट मीन कि उसकी कॉस्टिंग नहीं है। जैसे तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी है, अब तुम उसके लिए पैसा पे नहीं कर रहे हो बिकॉज दैट इज योर प्रॉपर्टी ओनली, यू आर नॉट पेइंग एनी अमाउंट, बट एट द सेम टाइम वो ऐसा नहीं है कि उसका रेंट नहीं होगा। आप जो यूज कर रहे हो वही उसका रेंट है, वही होता है। यानी कि कोई और आके वहां पे अगर अपनी फैक्ट्री सेटअप करता है, कुछ करता है, तो उसको तो पे करना पड़ता ना। तो आपने खुद का सेटअप करके रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉस्टिंग नहीं है। मैं बस ऐसा समझाना चाह रहा था। तो मैं बात क्या कर रहा था, बात ये थी भाई कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है तो आइदर यू हैव टू पे द रेंट और यू हैव टू पे द रॉयल्टी फॉर दैट। अगर धरती के नीचे से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, रॉयल्टी पे करोगे। अगर उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करके ऑफिस वगैरह यूज कर रहे हो, वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, यू आर पेइंग द रेंट। नाउ लेबर की बात कर लेते हैं। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि लेबर का मतलब होता है भाई जो बेचारा काम कर रहा है, बिजनेस में आके मेहनत कर रहा है, हर उसको लेबर कहा जाता है। अब यार वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आप उसको कॉम्पनसेशन देते हो, एक तरीके का रीइंबर्समेंट देते हो, और वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहलाता है। मैं यहां पे वो लिख भी देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। मतलब क्या हुआ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का? यू आर कंपनसेटिंग देम फॉर द वर्क दे आर परफॉर्मिंग। जो भी वो काम कर रहे हैं आप उसके लिए उनको कॉम्पनसेशन दे रहे हो, लेबर को। नाउ लेबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोफेशनल लेबर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह, बड़े बड़े अच्छे बढ़िया अच्छी पोजीशन वाले, और एक बेचारा फैक्ट्री में काम करने वाला। लेकिन सबको जो पैसा देते हो वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहलाता है। बाबा जी ऐसा क्यों? मतलब जो अच्छी मेहनत का काम करे, मतलब इज्जत का काम करे, हम जैसे कहीं जॉब करेंगे, सैलरीड एम्प्लॉय होंगे, हम भी लेबर कहलाएंगे? जी हाँ, ऐसा पुराना मैक्रो का कंसेप्ट कहता था कि हर वो इंसान, मैं लास्ट वीडियो में बोला था ना, हर वो इंसान जो कहीं जाके काम कर रहा है वो लेबर ही है, लेबर ही रहेगा। इसलिए एंटरप्रेन्योर बनो, बिजनेस माइंड बनो। हाँ भैया, तो आगे बात करते हैं। कैपिटल जो इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में, उसके बदले में जो आपको मिलता है वो मिलता है इंटरेस्ट। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट है बदले में आपको इंटरेस्ट अर्न होगा। और फाइनली अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप का जो पैसा कमाना है वो आप कमाएंगे प्रॉफिट, या एग्जैक्टली बोलूं तो नेट प्रॉफिट। तो मैंने आपको क्या बताया, इनकम मेथड में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन इनकम मेथड में मैंने आपसे बात की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, क्योंकि याद रखो सारी चीजें जो चालू होती है वो आउटपुट से चालू होती है। अगर आउटपुट ही नहीं है तो कोई इनकम नहीं है, और आउटपुट यानी प्रोडक्शन बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हो ही नहीं सकता। इफ यू हैव टू प्रोड्यूस यू नीड टू हैव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फिर से बोल देता हूं, सारी चीजें, भले ही इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है, सारी चीजें रिवॉल्व जो होती हैं वो आउटपुट के अराउंड रिवॉल्व होती हैं। ना ही आउटपुट होगा ना ही कोई मेथड होगा नेशनल इनकम निकालने का, बिकॉज आउटपुट इज एवरीथिंग। तो सबसे टॉप पे आउटपुट।
आउटपुट को निकालने के लिए यू नीड टू हैव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आउटपुट पॉसिबल नहीं है, ये भी मैं बता चुका। तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इनकम जनरेट करते हैं। तो फाइनली जो इनकम निकल के आई, लैंड से रेंट रॉयल्टी, लेबर से कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप से नेट प्रॉफिट। यानी इनकम जनरेट होने के लिए भी आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए। और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां काम करते हैं? आउटपुट पे। तो ना आउटपुट होगा, ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी और ना ही उनसे इनकम जनरेट होगी। सो अल्टीमेटली भैया, ये इनकम मेथड के कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके थ्रू आपकी इनकम आती है। मैंने इनकम लिख दी, लेकिन अभी यहां पे बात खत्म नहीं हुई है, मैं इसको और डिटेल में लेके जाने वाला हूं। तो कृपया करके ये अगर बना लो तो बहुत ही मजा आ जाए, और उसके बाद मैं और डिटेल में जाता हूं। अभी तुम्हारे मन में एक सोल्यूशन जैसा आ रहा होगा, मतलब क्वेश्चन जैसा आ रहा होगा, क्या बोलता रहता हूं मैं। अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन जैसा आ रहा होगा, भैया इनकम किसकी? नेशन की। नेशन में अगर एक इंसान भी कमा रहा है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है, क्योंकि वो इंसान है और वो इंडिया के अंदर कमा रहा है। तो इंडिया की इनकम अगर हम ले रहे हैं तो बिल्कुल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो मैं इसमें तुम्हें आगे बताना चाहूंगा कि मैं जो यहां पे इनकम निकाल रहा था, बट ऑब्वियसली मैंने लिख भी रखा था मेरा भारत महान, क्योंकि मुझे तुम्हारे दिमाग में डालना था कि यार बाबा जी ने सिखा दिया कि यार इनकम जो है वो जब भी निकल के आएगी भारत की निकल के आएगी, क्योंकि भारत की इसलिए क्योंकि बाबा जी ने पहले ही वीडियो में लिख दिया था मेरा भारत महान। तो कभी भी जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना बाबा जी मेरा भारत महान, क्योंकि वहीं से आंसर छुपा हुआ है। कैसे? जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो कहलाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों? मैं हर एक लॉजिक बताऊंगा। नेट क्यों? क्योंकि इनकम कभी भी ग्रॉस नहीं आती है। इनकम इज ऑलवेज नेट। इनकम कभी भी ग्रॉस नहीं आएगी, ये हमेशा याद रखना है, पहला फंडा। दूसरा, डोमेस्टिक। मैं वेग आंसर्स नहीं निकाल सकता, जैसे मैं ग्रॉस इनकम नहीं निकाल सकता, वैसे ही मैं इनकम को नेशनल लेवल पे ले जाके नहीं निकालूंगा कभी भी। मैं इंडिया की इनकम पहले निकालूंगा और हां, बाहर वाली अलग से जोड़ दूंगा। क्योंकि अभी जब मैं आउटपुट की बात कर रहा था, क्योंकि आउटपुट से इनकम होती है ना, मैंने यही तो सिखाया, तो आउटपुट भी कहां की बात कर रहा था? मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा था। तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटपुट, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द इंडिया, सो द इनकम विल ऑल्सो बिलोंग टू इंडिया ओनली। इसलिए डोमेस्टिक आंसर आएगा। प्रोडक्ट मतलब आउटपुट का आंसर है। फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू ये इनकम जनरेट हुई है, इसलिए आंसर भी फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। कॉस्ट क्यों? बाबा जी ने सिखाया था, किसी की कॉस्टिंग यानी किसी का खर्चा, किसी की इनकम बनती है। तो आंसर फैक्टर कॉस्ट ही आएगा अगर आप इनकम की बात कर रहे हैं। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ने पे किया कॉस्टिंग के तौर पे किसको? जिन्होंने काम किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उनकी हो गई इनकम। तो याद रखना, बाबा जी ने बताया था कि इनकम इज ऑलवेज एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने रीजन भी समझा दिया। तो एनडीपी एट एफसी आपका आंसर आएगा। और कैसे आएगा मैं वो भी बता देता हूं। सबसे पहले आप लेंगे रेंट, अगर रॉयल्टी है तो उसको भी अलग से ऐड करना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आप उसमें ऐड करेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को, जो आपने लेबर को पे किया है, बाबा जी ने जैसा बताया था वो याद होगा। ये पे करने के बाद आगे बढ़ेंगे जब हम, तो आप जानते हैं कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट पे करना था, तो इंटरेस्ट भी एक तरह की इनकम हो गई। और फाइनली जो एक और इनकम है एंटरप्रेन्योर्स की, वो कहलाती है आपका नेट प्रॉफिट। ये सबको मिला के आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। लेकिन एक चीज और होती है जिसे बोला जाता है अन्य, मिसलेनियस बोला जाता है ना, कि हाँ भैया इसके अलावा भी इनकम जनरेट हो सकती है, जिसको मैं वेल डिफाइंड कैटेगरी में नहीं डाल सकता, लेकिन वो फिर भी इनकम तो है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहां पे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड ऑफ लिख रहा था, देख रहे हैं आप गलतियां। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा मेरे भाइयों। यहां पे मतलब क्या हुआ? मिक्स्ड इनकम क्यों बोला गया ऐसे? क्योंकि ये मिक्स्ड इनकम है। तुम छोटा मोटा थोड़ा ये काम कर रहे हो, शेयर बाजार का काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत वो काम कर रहे हो, टिफिन सेंटर चला रहे हो, थोड़ा बहुत बेसिक काम कर रहे हो, कुछ भी थोड़ा यहां से वहां करने का चीजें, पार्सल वार्सल करने का, ये मतलब ऐसे छोटे छोटे काम है जो तुम कर रहे हो, लेकिन वो डिफाइनिंग लाइन में किसी में नहीं आते। लैंड नहीं है, लेबर नहीं है, कैपिटल नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, ये चारों चीजें नहीं है। वो एक छोटा सा बिजनेस है तुम्हारा जो इनकम जनरेट करके दे रहा है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है मिक्स्ड इनकम है। ये तुमने अपने आप को एम्प्लॉय करके रखा है और थोड़ा बहुत पैसा तुम कमा लेते हो, दैट इज द रीजन इट इज बीइंग कॉल्ड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये एक एक्स्ट्रा इनकम है तुम्हारी, ये एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है विच कैन नॉट बी डिफाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाहर वाली चीज है, इसलिए इसको अलग से कैटेगराइज किया जाता है। जब इन सबको ऐड कर दोगे तो तुम्हारी इनकम आ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है? नेशनल इनकम नहीं आएगी तुम्हारी, अभी सिर्फ डोमेस्टिक इनकम आएगी, क्योंकि तुमने भारत का आउटपुट लिया था। भारत का आउटपुट लिया था तो इनकम भी भारत की आएगी। तो फिर फाइनली तुम ऐड क्या करोगे इसके अंदर? NFIN, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और वो तुम्हें मालूम है कैसे निकालते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है तो उसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दोगे तो तुम्हारा NFI आएगा।
तो जो टोटलिटी में इसके बाद आंसर आएगा वो कहलाएगा तुम्हारा NNP एट FC, तुम्हारा फाइनल आंसर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट करके। अब तुम यहां पे पता है कंफ्यूज हो जाओगे, क्यों? क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा। तो हम यहां पे थोड़ा सा टीका लगाएंगे और हम डिफाइन करेंगे कि कौन सी चीजें तुम्हें परेशान कर सकती है और कैसे कैसे कॉन्टेक्स्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन है। कॉमर्स बाबा तुम्हें ऐसा रिवीजन करवा रहा है कि इसके बाद तुम्हें बुक खोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हारे माइंड में कंसेप्ट्स बैठ जाए। तो बाबा जी की जिम्मेदारी बनती है ना कि कुछ ऐसा डिटेल में भी तो बताएं जो कोई और नहीं बताता है, वरना मैं फॉर्मूला करके टाटा बाय बाय कर सकता हूं। लेकिन कुछ अच्छी चीजें बताना भी जरूरी है। तो चलो यार थोड़ी सी वो भी बात कर लेते हैं, लेकिन पहले ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना। तो बाबा जी ने सिखाया क्या? रेंट एक आइटम है, रॉयल्टी अलग सेपरेट आइटम है, इंटरेस्ट एक अलग आइटम है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अलग आइटम है, नेट प्रॉफिट एक अलग आइटम है। 5 हो गए टोटल, और छठवा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। और इन सबको करने के बाद अगर मुझे नेशनल इनकम निकालनी है तो ध्यान देना, मुझे NFIA भी ऐड करना पड़ता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड करना पड़ता है। यानी टोटल 7 आइटम्स हो गए मेरे पास। अब NFIA तो हटा दो क्योंकि वो तो बाहर की इनकम है, वो तो चलेगा। मैं बात करने वाला हूं वो 6 आइटम्स की जो तुम लेके चलते हो। एक बार और रिवाइज करूंगा तुम्हारे साथ, देखते हैं तुम्हें और मुझे याद रहता है कि नहीं। पहला आइटम रेंट, दूसरा आइटम रॉयल्टी, तीसरा आइटम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, चौथा आइटम इंटरेस्ट, पांचवा आइटम नेट प्रॉफिट और छठवा आइटम, बिल्कुल सही बोला, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब ये 6 के 6 आइटम ले लिए तो तुम्हारा कॉम्बिनेशन में आंसर आ गया जो कि कहलाया तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम। NFIA ऐड कर दिया तो आ गई तुम्हारी नेशनल इनकम। लेकिन यहां पे बात एंड नहीं होती, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इतना इजी नहीं दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी तुम्हें इलैबोरेट करके बताऊंगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को। कई बार यही कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज तुम्हें 2 पार्ट में क्वेश्चन में लिखा दिखेगा और तुम ढूंढ रहे होगे कि भैया बाबा जी ने बताया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेकिन वो तुम्हें दिखेगा नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, मे बी 3 पार्ट भी हो सकता है। और वो है सैलरीज एंड वेजेस अलग से दिया होगा, मे बी सैलरीज अलग दिया होगा, वेजेस अलग दिया होगा। तो सैलरीज को प्लस करो, वेजेस को प्लस करो अलग अलग, या सैलरीज एंड वेजेस इकट्ठा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सैलरीज को ढूंढो, वेजेस को ढूंढो। ये आपका आ गया। इसके साथ साथ एक और आइटम आपको सर्च करना पड़ेगा, वो कहलाता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। वो पैसा जो किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लगा रखा है। देखो यार भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप किसी बिजनेस में काम करते हो, जाके सैलरीड एम्प्लॉय हो या वेजेस भी आपको मिल रहे हैं, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, तो आपको पूरी सैलरी आपके खाते में क्रेडिट करके नहीं दी जाती है। मान लो 50,000 अगर आपकी सैलरी है तो 3,000 समवॉट रुपए काट लिए जाते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पैसा डिपॉजिट करने के लिए। वो जो 3,000 रुपए काट लिए गए वो आपको पेंशन के टाइम पे मिलते हैं, अभी नहीं मिलते हैं। लेकिन आपने पैसा तो 50,000, मतलब पैसा क्यों बोल रहा हूं, आपने काम तो 50,000 रुपीज का किया ना, भले ही आपकी जेब में जो आया वो 47,000 रुपीज आया। तो कॉम्पनसेशन जो नेट आपको मिल रहा है वो है 47 जो आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आई, और बाकी का 3,000 जो आपका जमा हो गया फ्यूचर डेट पे मिलने के लिए। टोटलिटी में 50,000 है, तो उस 50,000 को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप ये 2 चीजें ढूंढोगे, सैलरीज एंड वेजेस और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और इन दोनों को ऐड कर दोगे ताकि आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ सके। ये एक तरीके से कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का इलैबोरेटेड फॉर्म है। सैलरीज एंड वेजेस हाँ भैया इन कैश इन काइंड होती है, लेकिन काइंड कभी आता नहीं है बेसिकली, तभी मैं बेसिक सैलरीज एंड वेजेस लिख रहा हूं। क्वेश्चन में ढूंढना है सैलरीज एंड वेजेस, अच्छा ठीक है मिल गया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम वो भी मिल गया, दोनों को प्लस कर दिया, तुम्हारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गया। वो 6 चीजें जो बताई थी उसमें से एक का तुम्हें टोटल मिल गया है। अगर ऐसा दिया हो तब ये सिचुएशन हो सकती है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ये लिख लो। फिर एक और चीज, फिर प्रॉफिट भी तुम्हारे साथ खेल सकता है। ऐसा नहीं है कि नेट प्रॉफिट तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा, लेकिन बाबा जी का काम है लॉजिक से बताना, और बाबा जी लॉजिक से ही बताएंगे। ध्यान देना यार, होता क्या है, ये ह्यूमैनिटीज वालों के लिए स्पेशली है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूं, सुनना क्या। नेट प्रॉफिट हुआ तुम्हें, हाइपोथेटिकली वही एग्जांपल लेके चलते हैं अपना 50,000 वाला कॉमन एग्जांपल। तुम्हें नेट प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज का। अब यार ये नेट प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले तुम्हें मालूम होगा, बीइंग अ बिजनेस फर्म तुम्हें जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो कहलाता है कॉर्पोरेट टैक्स। कोई भी बिजनेस प्रॉफिट को एवं ही नहीं रख सकता, उसे कॉर्पोरेट टैक्स पे ऑफ करना जरूरी है। तो भैया कॉर्पोरेट टैक्स हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 पे किया, आपकी जेब में 40,000 रुपीज अभी भी बचे हुए बीइंग अ बिजनेस। लेकिन आपने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शेयर होल्डर्स, कंपनी में जिन लोगों ने भी पैसा इन्वेस्ट करके रखा है वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, उनको भी थोड़ा खुश कर दें, उनके साथ भी प्रॉफिट बांट ले, बेचारों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। तो आपने क्या किया, डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर दिया और 20,000 रुपीज का डिविडेंड पे ऑफ कर दिया, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हुआ करते थे। तो आपके पास जो फाइनल पैसा बचा वो कहलाया 20,000 रुपीज, और ये 20,000 रुपीज ध्यान देना कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ऐसा नहीं है भाई
कि ये रिटेन्ड अर्निंग के नाम से ही तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आए। बाबा जी की ध्यान से बात सुन लेना, ये रिटेन्ड अर्निंग्स एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोला जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक और नाम है इसका, यहीं पे एंड नहीं होता है, ये कहलाता है सेविंग्स, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स। ये 3 नाम से आ सकता है रिटेन्ड अर्निंग, अपने हिसाब से जो भी है उसका। तो फाइनली मैंने ये तुम्हें बताया क्यों, क्योंकि अक्सर अगर तुम क्वेश्चन ढूंढोगे तो तुम्हें कई बार ये नेट प्रॉफिट मिसिंग मिलेगा। यानी 6 आइटम जो मैंने तुम्हें बताया उसमें से नेट प्रॉफिट तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हें मिले ही नहीं। तुमने सोचा यार बाबा जी आपने बताया था नेट प्रॉफिट, लेकिन वो तो गायब है। तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज यू नीड टू गेट अ फिगर ऑफ 50,000। अब तुम बोलोगे यार बाबा जी क्यों, क्योंकि तुमने अपने आउटपुट से, मेहनत से जो पैसा कमाया वो 50,000 है, उसके बाद टैक्स दे दिया, पब्लिक में बांट दिया, जला दिया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। एक नेशन ये जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो। देखा इतनी तेज चिल्लाया कि पीछे का गायब हो गया। मैं अगेन बोल रहा हूं, अ नेशन वांट्स टू नो कि भैया आपने एक्चुअल में कितना अर्न किया है। तो जो भी मैंने प्रॉफिट था वो बताना है ना, कि नेट प्रॉफिट कितना था। तो क्या करना है, जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी याद करो, वो रिटेन्ड अर्निंग्स को 20,000 को उसमें प्लस करो आप, जो भी आपने डिविडेंड पे किया था 20,000 का, 20 + 20 40 हो गया, प्लस जो कॉर्पोरेट टैक्स पे किया था 10,000 का वो भी प्लस करो। यानी फाइनली जो हमारा फंडा है नेट प्रॉफिट का वो आएगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स। मैं पहले कॉर्पोरेट टैक्स क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज क्रोनोलॉजिकली समझिए आपके सबसे पहले ऑर्डर में कॉर्पोरेट टैक्स ही आता है जो आप पे ऑफ करते हो, प्लस करूंगा जो मैंने डिविडेंड पे कर दिया था भाई, और प्लस कर देंगे फाइनली जो भी आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स थी। अब मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आपको यह चीज ध्यान रहे कि रिटेन्ड अर्निंग दूसरे नाम से भी आ सकता है, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम से भी, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी। तो ये तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटलिटी में आ जाएगा नेट प्रॉफिट के नेट प्रॉफिट आखिर कितना अर्न किया गया था। तो बाबा जी ने बता दिया कि 6 टोटल आइटम्स में से 2 दगाबाज निकले। एक तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जिसमें भी 2 जोड़ के निकालना पड़ा, और एक हमारा नेट प्रॉफिट जिसमें हमें ये 3 चीजें जोड़ के आंसर निकालना पड़ा। मैंने इन डेप्थ बता दिया है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब जरा एक बार स्क्रूटनी कर लेते हैं, ये कुछ ऑपरेटिंग सरप्लस करके भी दिया होता है तो ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचेंगे ये ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, तो भैया ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो 4 चीजों का मिक्सचर माना जाता है। रेंट प्लस रॉयल्टी जो आपको मैंने सिखाया था, प्लस कर देंगे आप उसमें जो भी इंटरेस्ट था कैपिटल का, और प्लस कर देंगे फाइनली आपका नेट प्रॉफिट। ये 4 चीजों का मिक्सचर कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस आपको लिखा दिख जाए तो आपको फिर ना ही अलग से रेंट को उठा के प्लस करना है, ना ही अलग से रॉयल्टी को, ना ही अलग से इंटरेस्ट को, ना ही अलग से नेट प्रॉफिट को। ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड मानी जाएंगी ऑपरेटिंग सरप्लस में। अगर ये 4 चीजें ऑलरेडी मानी जाएंगी तो आपको एनडीपी एट एफसी निकालना पड़े। अगर सिर्फ एनडीपी, अभी डोमेस्टिक इनकम ही निकालना पड़े, और ये 4 चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं, तो आप भी जानते हो टोटल मैंने आपको सिखाई है 6 चीजें। आपको इसके अंदर 2 चीजें और ऐड करनी है, आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीजें आ गई हैं इसके अंदर ऑलरेडी। मान लो 500 रुपए दिया हुआ है तो इसके अंदर ये चारों चीजें मिला के टोटलिटी में 500 रुपए है। आपको कुछ नहीं करना, 2 चीजें जो बची हुई है वो ऐड करना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पहला और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दूसरा। ये जैसे ही दोनों ऐड करोगे ऑपरेटिंग सरप्लस में आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। और आप जानते हो कि एनएफआईए के लिए फिर क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर वो भी प्लस कर दिया तो फाइनली आपका आंसर जो आ जाएगा वो कहलाएगा एनएनपी एट एफसी, आपकी नेशनल इनकम सीधे सीधे निकल आएगी। तो मैंने जो आपको चीजें बताई उसको मैं फिर से एक बार पूरा डिटेल में लिख के दिखा दूंगा ताकि आप संतुष्ट हो जाएं और आपको लगे नहीं यार बाबा जी ने जो रिवीजन करवाया है मजा ही आ गया। तो भाई फाइनली मैं दम नहीं लूंगा जब तक मैं तुम्हें पूरा नहीं सिखा दूं। तो मैं तुम्हें एनडीपी एट एफसी 2 सिचुएशन में सबसे पहले निकाल के बताता हूं। पहले तो हमारे 6 अधिभार लोग जो हैं, कुछ नहीं मैं बेसिकली अजीब सी हिंदी यूज कर रहा हूं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, बट ध्यान मत दो। एनडीपी एट एफसी बेसिक तरीके से निकालना सिखाता हूं। तो वो तरीका था, तुम्हें रेंट को लेना है, फिर उसके बाद रॉयल्टी को लेना है, फाइनली तुम्हें उसमें इंटरेस्ट प्लस करना है, प्रॉफिट प्लस करना है, और तुम जानते हो वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही होगा, और फाइनली तुम्हें उसमें मिक्स्ड इनकम को प्लस करना है। ये हमने यहां पे ले लिया 1 2 3 4 5। अब क्योंकि बाबा जी ने सिखाया है इसके कारण हमें याद है कि एक चीज मिस हो रही है, क्योंकि जब हम निकालते हैं तो इसमें 6 आइटम्स को लेते हैं, तो जो हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बचा है उसको भी हम ले लेते हैं भाई। तो ये हमारा बेसिक हो गया एक क्वेश्चन नॉर्मल वाला। अगर आता है ऐसा तो हम ऐसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि एनडीपी एट एफसी को एक और निकालने का तरीका है जिसमें इसका इलैबोरेटेड फॉर्म दिया हो सकता है, मे बी इसका भी इलैबोरेटेड फॉर्म दिया हो सकता है, तो वो भी लिख लेते हैं।
चालू करते हैं। यहां पे मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, यहां पे मैंने बस कुछ नहीं किया, रेंट रॉयल्टी वैसा का वैसे ही लिखा, इंटरेस्ट वैसा का वैसे ही लिखा, बस प्रॉफिट को इलैबोरेट करके लिख दिया जो नेट प्रॉफिट था कि भैया कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स को में भी मुझे प्लस करना पड़े क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया, मिक्स्ड इनकम एज इट इज लिखा, और हाँ जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज था उसको भी मैंने इलैबोरेट कर दिया कि सैलरीज एंड वेजेस दिया हो सकता है, प्लस आपको उसमें एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू S3 मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम दिया हो सकता है, वो भी प्लस करना पड़ेगा। ये भी एक पैटर्न आपको क्वेश्चन का आ सकता है। 2 पैटर्न मैंने बता दिए, बस एक लास्ट पैटर्न और सुन लो, मजा आ जाएगा। तुम्हारा इनकम मेथड खत्म, बिलीव मी। जो चीजें मैंने इसमें लिखवाई हैं इसके बाहर से कोई और चीज तुमसे नहीं पूछी जा सकती है। तो अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हें कोई ऐसा रैंडम फिगर लिखा दिख जाए नाम के साथ जो तुमने नहीं सुना मेरे मुंह से, उसको इग्नोर कर देना, ये सोचते हो कि बाबा जी ने सिखाया ही नहीं, एंड बिलीव मी उसके बाद भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस लास्ट चीज मुझे लिख लेने दो और फिर उसके बाद क्वेश्चंस। तो फाइनली भाइयों कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ये चेंज किया कि मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस लिख दिया, मतलब रेंट इसके अंदर इंक्लूडेड है, रॉयल्टी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। मुझे सिर्फ इसके साथ क्या ऐड करना पड़ा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये दोनों जैसे मैं ऐड करूंगा मेरे पास एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक एनएनपी एट एफसी निकालने की बस यही थी। आपको फाइनली अब कुछ नहीं करना, एनडीपी एट एफसी आपका जो आ चुका है ऑलरेडी, आपको उसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर देनी है और वो सिर्फ हमारे बाहर की इनकम है जो कि कहलाती है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपका NNP एट एफसी आ जाएगा, आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। हाँ, अब कई बार कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आप लिखा देख लेते हो और कंफ्यूज हो जाते हो कि वो नेशनल इनकम का पार्ट है या नहीं है। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अगर कहीं लिखा हुआ देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है वो इसका पार्ट है या नहीं, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अगेन इट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। इसी के साथ मैं यहां पे तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं कि तुम न्यूमेरिकल्स करोगे, और अगेन मैं बोल रहा हूं अगर कोई भी ऐसा टर्म लिखा देखो जो इनसे रिजेंबल नहीं करता है जो बाबा जी ने करवाया है, उसको इग्नोर कर देना और इन सबको ऐड करके एक बार आंसर निकाल के देखना, बिलीव मी तुम्हारा आंसर जरूर आएगा। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।